आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का जो आपका सीबीएसई का सैम्पल पेपर लॉन्च हुआ है, आज हम क्वेश्चन नंबर 1 to 20 करने जा रहे हैं सेक्शन ए का। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1 है, लेट ए एंड बी टू पॉजिटिव इंटीजर्स सच दैट ए इज इक्वल टू पी क्यूब इंटू क्यू की पावर 4 एंड बी इज इक्वल टू पी स्क्वायर क्यू की पावर 3। यहाँ पर आपको ये बोला गया कि यहाँ पर आपके पास ए है जो है आपका पी क्यूब इंटू क्यू की पावर 4, और यहाँ पर आपको ये बोला गया कि यहाँ पर आपके पास बी है और ये है आपका पी स्क्वायर इंटू में क्यू का क्यूब। अब यहाँ पर आपको ये बोला गया वेयर पी एंड क्यू आर प्राइम नंबर्स इफ एचसीएफ ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू पी की पावर एम एंड क्यू की पावर एन एंड एलसीएम ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू पी की पावर आर और क्यू की पावर एस। तो फिर यहाँ पर से आपको वैल्यू बतानी है एम प्लस एन इंटू में आर प्लस एस। तो फिर यहाँ पर आपको इसकी वैल्यू बतानी है। यहाँ पर सबसे पहले हम एचसीएफ निकाल लेते हैं ए और बी का। यहाँ पर जो आपका एचसीएफ होगा ए और बी का, ये होगा आपका एचसीएफ। देखेंगे तो फिर आपको लीस्ट पावर यहाँ पर से ढूंढनी पड़ेगी। यहाँ पर जो आपकी लीस्ट पावर होगी पी की, वो होगी आपकी 2, और यहाँ पर जो आपकी क्यू की लीस्ट पावर होगी वो होगी 3। एचसीएफ में हमेशा लीस्ट पावर ढूंढते हैं, तो फिर यहाँ पर लीस्ट पावर पी की होगी 2 और क्यू की होगी यहाँ पर 3। अब एलसीएम की बात कर लेते हैं। एलसीएम ऑफ ए एंड बी, जो यहाँ पर आपका एलसीएम होगा वो होगा हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर पी की है क्यूब, यानी कि पी का क्यूब इंटू में क्यू की हाईएस्ट पावर है 4। क्यू की हाईएस्ट पावर है 4। तो फिर यहाँ पर से आपको ये बोला गया था कि जो आपका एचसीएफ है ए एंड बी का, वो है आपका पी की पावर एम इंटू क्यू की पावर एन। यहाँ पर आपको एचसीएफ बोला गया था ए और बी का, ये आपका पी स्क्वायर इंटू क्यू क्यूब। यहाँ पर आपको ये किसके इक्वल दिया है, पी की पावर एम इंटू क्यू की पावर एन, पी की पावर एम इंटू क्यू की पावर एन। यहाँ पर से जब आप इन दोनों इक्वेशन को कंपैरिजन करेंगे तो फिर यहाँ पर से आपको एम की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 2 के इक्वल, और यहाँ पर से आपको एन की वैल्यू मिल जाएगी 3 के इक्वल। और यहाँ पर से जब आप एलसीएम को, सॉरी यहाँ पर मैंने एल सी एफ लिख दिया था, यहाँ पर आपका एलसीएम होगा। यहाँ पर जब हम एलसीएम को कंपैरिजन करेंगे, एलसीएम था आपका पी क्यूब और क्यू की पावर 4, ये आपका किसके इक्वल था, पी की पावर आर इंटू क्यू की पावर एस। यहाँ पर जब आप इसको कंपैरिजन करेंगे तो फिर यहाँ पर आपको आर की वैल्यू मिलेगी 3 के इक्वल और एस की वैल्यू मिलेगी 4 के इक्वल। अब यहाँ पर से आपको वैल्यू फाइंड करनी थी एम प्लस एन की, तो फिर एम प्लस एन क्या हो जाएगा आपका, एम प्लस एन और इंटू में आर प्लस एस। एम प्लस एन हो जाएगा 2 प्लस 3 और आर प्लस एस 3 प्लस 4। यहाँ पर से ये हो जाएगा आपका 5 इंटू 7 यानी कि 35। तो फिर ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, लेट पी बी अ प्राइम नंबर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग इट्स रूट्स एज अ फैक्टर ऑफ पी। यहाँ पर आपको ये बोला गया है, यहाँ पर आपको ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बतानी है जिसका फैक्टर पी हो, और किसी का फैक्टर इनमें से अगर पी होगा तो फिर आपका ये जो एलएचएस वाली वैल्यू है ये आपकी आरएचएस के इक्वल आ जाएगी, यानी कि 0 के इक्वल आ जाएगी। तो फिर यहाँ पर हम पुट कर लेते हैं एक्स की वैल्यू पी के इक्वल। एक्स की वैल्यू जब हम यहाँ पर पी पुट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में, तो फ्री हो जाएगा आपका पी का स्क्वायर। एक्स की जगह पे अगर हमने पी रख दिया तो फ्री हो जाएगा आपका पी का स्क्वायर, माइनस में पी इंटू एक्स की वैल्यू पी, प्लस में पी इज इक्वल टू में 0। तो फिर यहाँ पर से ये हो जाएगा आपका पी स्क्वायर, और ये आपका पी स्क्वायर ऑलरेडी था, यहाँ पर ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे प्लस माइनस के, और यहाँ पर आपका बच जाएगा पी इज इक्वल टू में 0। और आप जानते हैं यहाँ पर जो आपकी एलएचएस है वो आरएचएस के इक्वल नहीं है, तो फिर यहाँ पर P इज नॉट इक्वल टू 0। अब सेकेंड इक्वेशन में पुट करते हैं। अगर यहाँ पर से अगर हमें LHS RHS के इक्वल मिल जाती है, यानी कि ये पूरी की पूरी टर्म 0 के इक्वल मिल जाती है x की वैल्यू p रखने पर, तो फिर हमें पता लग जाएगा कि ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी या नहीं। तो फिर यहाँ पर अब हम पुट कर देते हैं x की वैल्यू p, ये हो जाएगा आपका पी स्क्वायर माइनस का p प्लस में 1
एक्स की वैल्यू पी, प्लस में पी इज इक्वल टू में 0, यहाँ पर से ये हो जाएगा आपका पी स्क्वायर, अब इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा आपका माइनस का पी स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका माइनस का पी, प्लस में पी इज इक्वल टू में 0, माइनस का पी और यहाँ पर आपको प्लस का पी था, तो फिर ये दोनों आपके कैंसिल हो जाएंगे, और माइनस का पी स्क्वायर और प्लस का पी स्क्वायर ये भी आपका 0 हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू में 0, तो फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं आपकी ये जो LHS है वो RHS के इक्वल आ रही है, तो फिर P यहाँ पर किसका फैक्टर होगा, P यहाँ पर सेकंड इक्वेशन का फैक्टर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो फिर इस क्वेश्चन में आपको कुछ भी नहीं करना था, यहाँ पर आपको सीधा P की वैल्यू इसमें रख देनी थी, और यहाँ पर आपको पता लग जाएगा कि अगर LHS आपकी RHS के इक्वल आ जाती है तो फिर आपका जो आंसर होगा वो करेक्ट होगा। तो फिर यहाँ पर हमने लाइन बाय से फर्स्ट इक्वेशन में पुट किया, तो फिर यहाँ पर हमारी LHS RHS के इक्वल नहीं आ रही थी, और जब हमने सेकंड इक्वेशन में पुट किया तो फिर यहाँ पर हमारी जो LHS है वो RHS के इक्वल आ गई, 0 इज इक्वल टू में 0, तो फिर यहाँ पर हमारी जो सेकंड इक्वेशन होगी ये हमारी करेक्ट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू में पी एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस में 3p एंड अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा बीटा, देन p इज, यहाँ पर आपको p की वैल्यू बतानी है कि ये -2/3 होगी, 2/3 होगी, 1/3 होगी या -1/3 होगी। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आपको अल्फा और बीटा जीरोस दिए हैं, तो फिर यहाँ पर सबसे पहले मैं यहाँ पर आपकी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या फिर जो आपका जो ये पॉलिनोमियल है वो यहाँ पर मैं उतार लेता हूँ, पी एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस में 3p, ये आपका यहाँ पर पॉलिनोमियल गिवन है, और यहाँ पर आपको ये बोला गया है कि यहाँ पर जो आपका अल्फा बीटा है वो इसके जीरोज है। यहाँ पर अगर मैं अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालूं, यानी कि सम ऑफ जीरोस की वैल्यू, तो फिर ये होती है आपके -b/a, और यहाँ पर आपका b की जो वैल्यू है वो है आपकी -2, और यहाँ पर जो आपकी a की वैल्यू है वो है आपकी p, माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस, प्लस का 2/p, ये आ गया आपकी सम ऑफ जीरोस की वैल्यू। और यहाँ पर अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू निकालूं, यानी कि अल्फा इंटू बीटा, ये होती है आपकी c/a, c की वैल्यू है आपकी 3p और a की वैल्यू है आपकी ओनली p से p कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगी आपकी 3। अब यहाँ पर आपको ये बोला गया है कि जो आपकी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है वो अल्फा बीटा के इक्वल है। यहाँ पर आपकी सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के। सम ऑफ जीरोस का आपका आंसर आया 2/p और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का आपका आंसर आया 3। यहाँ पर p की इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये हो जाएगा हमारा 3p, और अगर हमें p की वैल्यू चाहिए तो फिर हो जाएगा आपका 2/3, नीचे आ जाएगा 2/3, तो फिर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2/3 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले हमने इस क्वेश्चन में अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाली, ये होता है आपका -b/a, यानी कि माइनस का 2/p, तो फिर माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस 2/p, और अल्फा बीटा ये होता है आपका c/a, यानी कि 3p/p, p से p कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बच गया आपका 3। अल्फा प्लस बीटा आपको अल्फा बीटा के इक्वल गिवन था, यहाँ पर हमने अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट कर दी 2/p, और अल्फा बीटा की आपकी वैल्यू थी 3, तो फिर यहाँ पर हमने 3 पुट कर दिया। यहाँ पर से अगर हम p की वैल्यू निकालेंगे तो फिर p की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2/3, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो फिर यहाँ पर इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस 3x प्लस में y इज इक्वल टू में 1 एंड 2k माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय x प्लस में k माइनस में 1 मल्टीप्लाई बाय y इज इक्वल टू में 2k प्लस 1 इज इनकंसिस्टेंट, देन k इज इक्वल टू में, यहाँ पर आपको k की वैल्यू बतानी है, -1 होगी, 0 होगी, 1 होगी या फिर 2 होगी। यहाँ पर मैंने दोनों इक्वेशन नोट डाउन कर लिया। इक्वेशन है आपकी 3x प्लस में y इज इक्वल टू में 1, और सेकेंड इक्वेशन आपकी ये लिखी हुई है। यहाँ पर आपको ये गिवन है कि ये इनकंसिस्टेंट है, तो फिर यहाँ पर जो आपकी इनकंसिस्टेंट में जो वैल्यू होती फॉर्मूला होता है वो होता है आपका a1/a2, और ये इनकंसिस्टेंट में आपकी पैरेलल लाइंस बनती है। अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, तो फिर उसमें ये वाला फॉर्मूला है a1/a2 b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो फिर यहाँ पर से हम इन दोनों की मदद से आपकी k की वैल्यू निकल सकती है। यहाँ पर जो आपकी a1 की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 3 के इक्वल,
और जो आपकी A2 की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 2k माइनस 1, और ये इक्वल हो जाएगी B1 बाय B2 के, यानी कि B1 की वैल्यू आपकी यहाँ पर y के साथ 1 है, और B2 यानी कि k माइनस 1। यहाँ पर इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा आपका 3 मल्टीप्लाई बाय k माइनस 1, और ये हो जाएगा आपका 2k माइनस 1। यहाँ पर से इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 3k माइनस 3 इज इक्वल टू में 2k माइनस में 1, यानी कि 3k, और 2k अगर हम इधर ले आते हैं ये हो जाएगा आपका माइनस का 2k इज इक्वल टू माइनस का 1, 3 को अगर हम इधर ले आएंगे ये हो जाएगा आपका प्लस का 3। अब ये हो गया आपका k इज इक्वल टू में 2, ये आ जाएगी आपकी वैल्यू 2, k की वैल्यू आ गई आपकी 2, यानी कि ऑप्शन नंबर डी ये आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर बस आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है, फॉर्मूला होता है इनकंसिस्टेंट का, A1 बाय A2 इज इक्वल टू में B1 बाय B2, और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है इज नॉट इक्वल टू C1 बाय C2, जो आपकी C1 बटे C2 की वैल्यू होगी वो इन दोनों से मैच नहीं खाएगी। तो फिर यहाँ पर से हमने A1 बाय A2 ले लिया और B1 बाय B2 ले लिया, क्योंकि दोनों के दोनों इक्वल है। यहाँ पर जब हमने इसको सॉल्व किया तो फिर यहाँ पर से k की वैल्यू मिल गई 2k इक्वल, जो है आपका ऑप्शन नंबर डी। तो फिर यहाँ पर से आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको एक पैरेललोग्राम गिवन है PQRS। यहाँ पर आपको 4 पॉइंट गिवन है P, Q, R और S के आपके कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, और यहाँ पर P के आपके कोऑर्डिनेट है 3,4, Q के आपका कोऑर्डिनेट है -2,3, और R के आपके कोऑर्डिनेट है -3, -2। यहाँ पर मैंने पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लिया है। यहाँ पर आपके पॉइंट है P, Q, R, S, और यहाँ पर आपको S के कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपके पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो मिड पॉइंट पर काटते हैं, यानी कि यहाँ पर से ये जो आपका O पॉइंट है, यहाँ पर O पॉइंट का जो मिड पॉइंट होगा वो सेम होगा SQ के O पॉइंट पर और PR के O पॉइंट पर। तो फिर यहाँ पर जो इन दोनों का मिड पॉइंट होगा वो यहाँ पर इक्वल होगा, तो फिर मिड पॉइंट आपका Q के इक्वल होगा। यहाँ पर अगर मैं मिड पॉइंट निकालूं PR का, तो फिर मिड पॉइंट होगा PR का QO, O होगा। यहाँ पर मिड पॉइंट फॉर्मूला आप जानते हैं, मिड पॉइंट फॉर्मूला ये होता है आपका x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। यहाँ पर से x1 है आपका, P के आपके कोऑर्डिनेट है 3,4, ये आपका x का होगा यानी कि 3, और यहाँ पर आपका सेकंड कोऑर्डिनेट है r यहाँ पर देख लेते हैं r क्या है आपका x का -3 बटे 2। यहाँ पर प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, इसलिए मैंने सीधा माइनस कर दिया है, और आपके सेकंड कोऑर्डिनेट हो जाएंगे y प्लस y2 यानी कि 4 माइनस -2, 4 प्लस -2, ये हो जाएगा आपका 4 - 2 अपॉन 2। तो फिर ये हो जाएगा आपका 0, ये आएगा आपका 2/2 यानी कि 1, 0,1 आ गए आपके PR के मिड पॉइंट यानी कि O के आपके मिड पॉइंट क्या आ गए 0,1। अब यहाँ पर जो आपके SQ का मिड पॉइंट होगा वो भी आपका O होगा, तो फिर यहाँ पर हम SQ का मिड पॉइंट निकालेंगे। SQ का आपका मिड पॉइंट होगा O, और O आपका क्या होगा S का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं हम x, y, और Q का आपको क्वेश्चन में गिवन है -2,3। तो फिर यहाँ पर x प्लस इसका x का कोऑर्डिनेट ये हो जाएगा आपका x-2 अपॉन 2, और y प्लस y2 अपॉन 2 यानी कि y प्लस 3/2। तो फिर यहाँ पर से ये दोनों आपके कोऑर्डिनेट्स O के आ गए, ये आपका कोऑर्डिनेट्स 0,1 और ये आपका कोऑर्डिनेट O का, ये आपका x-2 बटे 2 और y प्लस 3 बटे 2। तो फिर यहाँ पर से ये दोनों इक्वल हो जाएंगे क्योंकि दोनों के दोनों O के कोऑर्डिनेट है। तो फिर यहाँ पर जब आप इसको कंपैरिजन करेंगे x का जो ये आपका x की कोऑर्डिनेट है और ये आपके y का कोऑर्डिनेट, ये आपका x का कोऑर्डिनेट है और ये y का। तो फिर यहाँ पर जो आपका x का कोऑर्डिनेट है वो 0 के इक्वल है, और यहाँ पर जो आपका x का कोऑर्डिनेट है वो x-2 बटे 2 के इक्वल है। तो फिर यहाँ पर से ये इधर जाकर मल्टीप्लाई में चले जाएगा, x-2 की वैल्यू आ जाएगी 0 यानी कि x की वैल्यू 2, और सेकंड कंडीशन में y प्लस 3 बटे 2 इज इक्वल टू 1 के इक्वल आ जाएगा। y प्लस 3 की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, और यहाँ पर से y की वैल्यू आ जाएगी आपकी
3 माइनस 2 यानी कि -1। तो फिर आपके एस के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, एस एक्स कॉमा वाई के कोऑर्डिनेट, ये आ जाएंगे आपका 2 -1 यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका आंसर यहाँ पर निकल गया है। बहुत सिंपल था, आपको यहाँ पर पैरेललोग्राम बनाना था और यहाँ पर आपका जो पी आर का मिड पॉइंट होगा वो ओ होगा और यहाँ पर जो आपका एस क्यू का मिड पॉइंट होगा वो होगा ओ। दोनों ही तरफ से ओ मिड पॉइंट आ रहा है, तो फिर यहाँ पर हम ओ के कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे मिड पॉइंट फॉर्मूला से। तो फिर आ जाएगा आपका x1/x2/2, ये आपका फॉर्मूला होता है, कॉमा y1+y2/2। तो फिर यहाँ पर से जब आपने ओ के कोऑर्डिनेट निकाले तो फिर ये आ गया आपका 0,1 और जब आप एस क्यूब से निकालेंगे तो फिर आपके यहाँ पर से कोऑर्डिनेट आ जाएंगे x-2/2 और y+3/2। यहाँ पर से जब आप इससे कंपैरिजन कर देंगे 0 से तो फिर आ जाएगा आपका 2 और यहाँ पर से इस वाली वैल्यू को जो आप 1 से कंपैरिजन कर देंगे तो फिर आ जाएगा आपका -1। तो फिर यहाँ पर से आपके इसके कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे 2, -1 यानी कि ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6 है, यहाँ पर आपको दो सिमिलर ट्रायंगल्स गिवन है। ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। यहाँ पर मैं ट्रायंगल ड्रॉ कर लेता हूँ। ये आपके दो सिमिलर ट्रायंगल्स हैं और यहाँ पर आपको इसके नाम नोट कर लेना है। ये है आपका ए बी सी और ये है आपका पी क्यू एंड आर। यहाँ पर आपको बोला गया इफ ए एम एंड पी एन आर दी एल्टीट्यूड्स ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर। ए एम आपका ट्रायंगल ए बी सी का एल्टीट्यूड है ए एम, ये आपका इसका एल्टीट्यूड है, ये आपका 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहा है। और यहाँ पर आपका पी एन, ये आपका सेकेंड एल्टीट्यूड है, ये भी 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहा है। और आपको यहाँ पर एक गिवन है कि ये दोनों आपके सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। तो फिर यहाँ पर जो आपका इन दोनों साइड्स का रेशियो होगा वो आपके इसके एल्टीट्यूड के इक्वल होगा। और यहाँ पर आपको साइड्स के रेशियो का स्क्वायर दे रखा है। यहाँ पर आपको ए बी का स्क्वायर दे रखा है, रेशियो दे रखा है पी क्यू के स्क्वायर का, यह है आपका 4:9। ए बी के स्क्वायर का रेशियो और पी क्यू के स्क्वायर ये आपको इक्वल दिया है 4/9 के इक्वल। यहाँ पर से अगर मैं बोथ साइड स्क्वायर रूट कर दूं तो फिर ये आ जाएगा आपका ए बी बटे पी क्यू इज इक्वल टू, ये आ जाएगा आपका 2/3 यानी कि 2:3। यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2:3। सिमिलर ट्रायंगल है तो फिर यहाँ पर जो आपका साइड का रेशियो होगा वही आपके एल्टीट्यूड का भी रेशियो होगा। तो फिर 2:3 आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करता हूँ आपसे ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। यहाँ पर जो आपके साइड का रेशियो आपको यहाँ पर गिवन था क्वेश्चन में, ये था आपका 4:9 और ये आपके इन दोनों के स्क्वायर के, ये जो आपकी साइड थी इनका स्क्वायर का जो रेशियो था वो आपको यहाँ पर गिवन था। तो फिर यहाँ पर हमने इन दोनों पे रूट लगा दिया ताकि इनके साइड्स का रेशियो मिल सके। ये आ गया आपका 2:3। तो फिर यहाँ पर जो आपका साइड का रेशियो होगा वही आपका इनके एल्टीट्यूड का भी रेशियो होगा, इनका एल्टीट्यूड का भी रेशियो सेम होगा। ए एम रेशियो पी एन इज इक्वल टू में 2:3। तो फिर ये आपका करेक्ट हो जाएगा। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 का जो आपका सीबीएसई का सेमेस्टर पेपर लॉन्च हुआ है, आज हम क्वेश्चन नंबर 6 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, यहाँ पर आपको दो सिमिलर ट्रायंगल्स गिवन है। ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। यहाँ पर मैं ट्रायंगल ड्रॉ कर लेता हूँ। ये आपके दो सिमिलर ट्रायंगल्स हैं और यहाँ पर आपको इसके नाम नोट कर लेना है। ये है आपका ए बी सी और ये है आपका पी क्यू एंड आर। यहाँ पर आपको बोला गया इफ ए एम एंड पी एन आर दी एल्टीट्यूड्स ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर। ए एम आपका ट्रायंगल ए बी सी का एल्टीट्यूड है ए एम, ये आपका इसका एल्टीट्यूड है, ये आपका 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहा है। और यहाँ पर आपका पी एन, ये आपका सेकेंड एल्टीट्यूड है, ये भी 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहा है। और आपको यहाँ पर एक गिवन है कि ये दोनों आपके सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। तो फिर यहाँ पर जो आपका इन दोनों साइड्स का रेशियो होगा वो आपके इसके एल्टीट्यूड के इक्वल होगा। और यहाँ पर आपको साइड्स के रेशियो का स्क्वायर दे रखा है। यहाँ पर आपको ए बी का स्क्वायर दे रखा है, रेशियो दे रखा है पी क्यू के स्क्वायर का, यह है आपका 4:9।
ए बी के स्क्वायर का रेशियो और पी क्यू के स्क्वायर, ये आपको इक्वल दिया है 4/9 के इक्वल। यहाँ पर से अगर मैं बोथ साइड स्क्वायर रूट कर दूं तो फिर ये आ जाएगा आपका ए बी बटे पी क्यू इज इक्वल टू, ये आ जाएगा आपका 2/3, यानी कि 2:3। यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2:3। सिमिलर ट्राइंगल है तो फिर यहाँ पर जो आपका साइड का रेशियो होगा वही आपके एल्टीट्यूड का भी रेशियो होगा, तो फिर 2:3 आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करता हूँ आपसे ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। यहाँ पर जो आपके साइड का रेशियो आपको यहाँ पर गिवन था क्वेश्चन में, ये था आपका 4:9, और ये आपके इन दोनों के स्क्वायर के, ये जो आपकी साइड थी इनका स्क्वायर का जो रेशियो था वो आपको यहाँ पर गिवन था, तो फिर यहाँ पर हमने इन दोनों पे रूट लगा दिया ताकि इनके साइड्स का रेशियो मिल सके। ये आ गया आपका 2:3, तो फिर यहाँ पर जो आपका साइड का रेशियो होगा वही आपका इनके एल्टीट्यूड का भी रेशियो होगा, इनका एल्टीट्यूड का भी रेशियो सेम होगा। AM रेशियो PN इज इक्वल टू में 2:3। नंबर 7 है, इफ x मल्टीप्लाई tan 60 डिग्री मल्टीप्लाई बाय cos 60 डिग्री इज इक्वल टू sin 60 डिग्री इंटू में cot 60 डिग्री। यहाँ पर आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है कि इनमें से आपकी x की वैल्यू कौन सी होगी। यहाँ पर जितने भी वैल्यूज हैं वो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। tan 60 डिग्री की आपकी वैल्यू होती है √3, cos 60 डिग्री की आपकी वैल्यू होती है 1/2, sin 60 डिग्री की आपकी वैल्यू होती है √3/2, और cot 60 डिग्री की आपकी वैल्यू होती है 1/√3। अब यहां पर हमें ये वाली इक्वेशन दी है, x इंटू tan 60 डिग्री मल्टीप्लाई बाय cos 60 डिग्री इज इक्वल टू में sin 60 डिग्री इंटू में cot 60 डिग्री। अब यहां पर x को x लिख देते हैं, tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3 और cos 60 डिग्री की आपकी वैल्यू होती है 1/2 इज इक्वल टू में sin 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 मल्टीप्लाई बाय cot 60 डिग्री की वैल्यू 1/√3। अब यहां पर से x इंटू ये हो जाएगा आपका √3/2 इज इक्वल टू √3/2 इंटू में 1/√3, इस वाली वैल्यू से ये कट जाएगा। अब यहां पर आपको x किसके इक्वल मिल गया है, x हमें मिल गया 1/√3 के इक्वल। अब यहां पर से x जब आपका 1/√3 के इक्वल है तो फिर 1/√3 को मैं tan 30 डिग्री की भी लिख सकता हूं, क्योंकि जो आपकी tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है वो 1/√3 होती है। तो फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि tan 30 डिग्री की आपकी वैल्यू कितनी होती है 1/√3। क्वेश्चन नंबर 8 है, यहाँ पर आपको sin थीटा प्लस cos थीटा की वैल्यू गिवन है √2 के इक्वल, और यहाँ पर आपको वैल्यू फाइंड करनी है tan थीटा प्लस cot थीटा की। तो फिर यहाँ पर हमें वैल्यू गिवन है sin थीटा प्लस cos थीटा की, ये है आपकी √2 के इक्वल। अब यहाँ पर से अगर मैं आपको एक चीज पूछूं कि जो आपकी वैल्यू होती है sin² थीटा प्लस cos² थीटा की, ये होती है आपकी 1 के इक्वल। अब यहां पर से ये जो आपका sin² थीटा प्लस cos² थीटा है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं sin थीटा प्लस cos थीटा इस पूरे का होल स्क्वायर माइनस 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा, ये भी आपका 1 के इक्वल होगा। आप फॉर्मूला जानते होंगे, a² प्लस b² का आपका फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में 2ab। यहां पर से sin थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर है, यहां पर से आपको इसकी वैल्यू पता है, ये आपकी √2 के इक्वल, तो फिर √2 का स्क्वायर माइनस में 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू में 1। यहां पर से ये वाली टर्म को अगर मैं इधर ले जाऊं, ये हो जाएगा आपका प्लस का 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा और इक्वल टू में √2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 2 और 1 को इधर ले आते हैं, ये हो जाएगा आपका माइनस का 1, यानी कि यहाँ पर आपकी वैल्यू क्या हो गई 1 इज इक्वल टू में 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा। अब यहाँ पर से cos थीटा इंटू साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी
1/2, इसको हम यहीं पर लिखे रहने देते हैं। यहाँ पर आपको वैल्यू फाइंड करनी थी tan थीटा प्लस cos थीटा की, tan थीटा प्लस cot थीटा की। इसको आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी थी। tan थीटा होता है आपका sin थीटा अपॉन cos थीटा, और cot थीटा होता है आपका tan थीटा का रेसिप्रोकल यानी कि cos थीटा अपॉन sin थीटा। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा आपका sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin थीटा इंटू cos थीटा। आप जानते हैं इसकी वैल्यू होती है 1, मैंने यहाँ पर आपको बताई थी। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की आपकी वैल्यू होती है 1, तो फिर 1 अपॉन sin थीटा इंटू cos थीटा। इसकी वैल्यू अभी हमने यहाँ पर निकाली 1/2। अब 2 आपका ऊपर चले जाएगा, 1 मल्टीप्लाई 2 यानी कि आपकी वैल्यू क्या आ गई 2। तो फिर ऑप्शन नंबर बी आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, इन द गिवन फिगर DE पैरेलल टू BC एंड AE इज इक्वल टू में A यूनिट्स, EC इज इक्वल टू B यूनिट्स, DE इज इक्वल टू X यूनिट्स एंड BC इज इक्वल टू Y यूनिट्स। और यहाँ पर आपको ये बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। यहाँ पर आपको दो पैरेलल लाइंस गिवन है DE और BC, और यहाँ पर आपको बोला गया कि यहाँ पर आपको ये फिगर बना दी गई है। यहाँ पर आपको AE दिया है A यूनिट्स, यहाँ पर आपका AE ये हो जाएगा, ये आपको गिवन है A यूनिट्स के बराबर। और यहाँ पर आपको ये बोला गया EC जो है वो आपका B यूनिट्स के बराबर है। यहाँ पर जो आपका EC है EC ये आपका B यूनिट्स के बराबर है, और यहाँ पर जो आपकी D लेंथ है वो आपकी X यूनिट्स के बराबर है। DE ये जो आपकी पैरेलल लाइन है, DE और BC ये आपकी X है और ये Y है। अब यहाँ पर आपको ये फाइंड करना है कि इनमें से कौन सी वैल्यू ट्रू होगी। X की वैल्यू A प्लस बी बट्टे AY होगी, Y की वैल्यू ये होगी, या X की वैल्यू ये होगी, या फिर X बाय वाई A बाय B के बराबर होगा। तो फिर इसके लिए आपको सबसे पहले सिमिलैरिटी प्रूव करनी होगी इन दोनों ट्राइंगल्स के अंदर। यहाँ पर आपको एंगल A कॉमन दिख रहा होगा इस वाले ट्राइंगल के अंदर भी और बड़े वाले ट्राइंगल के अंदर भी। तो फिर यहाँ पर हम सिमिलैरिटी प्रूव कर देते हैं। यहाँ पर हम ट्राइंगल ले लेते हैं ADE और ट्राइंगल ABC। ट्राइंगल ADE यानी कि ये छोटा वाला ट्राइंगल और बड़ा वाला ट्राइंगल, ट्राइंगल ABC। तो फिर यहाँ पर से जब आप इसको गौर से देखेंगे तो फिर यहाँ पर आपको एंगल A कॉमन दिख रहा होगा, क्योंकि एंगल A जो है वो आपका दोनों ट्राइंगल के अंदर आ रहा है, छोटे वाले ट्राइंगल के अंदर भी आ रहा है और बड़े वाले ट्राइंगल के अंदर भी आ रहा है। तो फिर यहाँ पर आपका एंगल A कॉमन हो गया, और यहाँ पर एंगल ADE इक्वल हो जाएगा एंगल ABC के, बिकॉज यहाँ पर जो आपका एंगल ADE है ये वाला एंगल आपका इसके इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों आपके पैरेलल लाइंस है। पैरेलल लाइंस को जब कोई सी भी ट्रांसवर्सल लाइन काटती है तो फिर उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, अल्टरनेट एंगल इक्वल होता है। और तो फिर यहाँ पर ये जो आपके ये दोनों एंगल है ये आपके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, ये आपका ट्राइंगल ADE का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है और ये ट्राइंगल ABC का। तो फिर ये दोनों एंगल आपके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे, और ये आपका ट्राइंगल ADE सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल ABC के। तो फिर यहां पर से जो आपका ट्राइंगल ADE होगा ये आपका सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल ABC के। तो फिर यहां पर से AD अपॉन AB इक्वल होगा DE अपॉन BC के, और ये भी आपका इक्वल होगा AE अपॉन AC के। और यहां पर से जो यहाँ पर आपको वैल्यू गिवन है AE की वो है आपकी A, और AC की आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी A प्लस में B। यहाँ पर AE की आपकी वैल्यू क्या थी A, और AC की वैल्यू मैंने अभी आपको बताई A प्लस B हो जाएगी, क्योंकि ये पूरी की पूरी साइड AC होगी, और ये हो जाएगा आपका A और ये B। तो फिर इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो फिर AC की लेंथ आ जाएगी, ये आ जाएगा आपका A प्लस B। और DE की लेंथ आप यहाँ पर देखेंगे तो फिर आपको पता लग जाएगा DE की लेंथ आपकी X है और BC की लेंथ है आपकी Y। तो फिर DE की लेंथ है आपकी X और BC की लेंथ Y। तो फिर यहाँ पर से अगर मैं X के लिए निकालना चाहूँ, X की वैल्यू आ जाएगी आपकी AY बट्टे A प्लस B, और Y की लेंथ क्या आ जाएगी Y की वैल्यू यहाँ पर से आ जाएगी आपकी A प्लस B, ऊपर चले जाएगा X के साथ मल्टीप्लाई में, और A आपका डिवाइड में आ जाएगा। तो फिर ये आपकी Y की वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पर क्वेश्चन में देख लेते हैं कौन सी वैल्यू यहाँ पर हमारी सही रहेगी। तो फिर यहाँ पर जो आपका C ऑप्शन है X इज इक्वल टू AY बटे A प्लस B, ये आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यही हमारी X की लेंथ आई है।
तो फिर सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 है, एबीसीडी इज अ ट्रेपीजियम विथ एडी पैरेलल टू बीसी। यहाँ पर आपको एक ट्रेपीजियम गिवन है और यहाँ पर आपको बोला गया एडी जो है वो आपकी बीसी के पैरेलल है एंड एडी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। यहाँ पर आपको इसकी लेंथ गिवन है, ये पहले तो ये दोनों पैरेलल लाइंस है और ये आपको इसकी लेंथ गिवन है 4 सेंटीमीटर। इफ द डायगोनल्स ऑफ AC एंड BD इंटरसेक्ट ईच अदर एट O, यहाँ पर आपको ये बोला गया AC और BD ये जो ट्रेपीजियम के डायगोनल्स है ये O पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, सच दैट AO, यहाँ पर आपको ये बोला गया AO अपॉन OC इज इक्वल टू DO अपॉन OB इज इक्वल टू 1/2। और यहाँ पर आपको ये बोला गया कि आपको BC की लेंथ फाइंड करनी है, यानी कि इसकी लेंथ आपको यहाँ पर फाइंड करनी है। अब यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर ट्राइंगल AOD ले लेता हूँ और ट्राइंगल BOC ले लेता हूँ तो फिर ये दोनों आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएंगे। वर्टिकली अपोजिट एंगल होने के बाद ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर AO अपॉन OC इज इक्वल टू DO अपॉन OB इज इक्वल टू 1/2 है। और यहाँ पर आपको दो चीजें चाहिए किसी ट्राइंगल को सिमिलर करने के लिए, तो फिर यहाँ पर आपको एक चीज ये मिल गई और सेकंड हो जाएगी आपकी कि ये जो आपका यहाँ पर BOC एंगल होगा, एंगल BOC इज इक्वल टू एंगल AOD बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल। और यहाँ पर जो आपका ट्राइंगल AOD होगा ये सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल BOC के। तो फिर यहां पर से आपको अब यहां पर इनके साइड्स के रेशियो लिख लेना है, यानी कि यहां पर जो आपका AO अपॉन OC होगा, AO अपॉन OC ये आपका किसके इक्वल होगा, OD बटे OB के। और यहां पर जो आपका AD होगा वो आपका BC के इक्वल होगा। तो फिर यहां पर से AO अपॉन OC, यहां पर एक मिस्टेक हो गई, यहां पर आप C लिख लेना और ये हो जाएगा आपका B, क्योंकि इस वाले ट्राइंगल को हम BOC भी लिख सकते हैं, COB लिख सकते हैं। तो फिर यहां पर मैंने COB लिख लिया है, क्योंकि यहां पर AO और CO इन दोनों का रेशियो इक्वल होगा OD और OB के रेशियो के बराबर, इज इक्वल टू में AD अपॉन CB यानी कि BC। तो फिर यहां पर से आपको इसका रेशियो पता है, ये है आपका 1/2 और यहाँ पर आपको BC की वैल्यू फाइंड करनी है। BC को एज इट इज उतार देते हैं और यहाँ पर आपका जो AD है, AD यहाँ पर आपको इसकी लेंथ पता है, ये है आपकी 4 सेंटीमीटर। यहाँ पर आपको मैंने पहले बता दिया था, ये जो आपकी AD है ये आपकी 4 सेंटीमीटर के इक्वल है। तो फिर यहाँ पर से आपको BC की लेंथ चाहिए, BC इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4 2 जा 8 सेंटीमीटर आपकी इसकी लेंथ आ जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर C। 11 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, इफ टू टेंजेंट्स inclined at an angle of 60 degree are drawn to a circle of radius 3 centimeter, then the length of the each tangent is equal to, यहाँ पर आपको एक सर्कल गिवन है जिसकी रेडियस है 3 सेंटीमीटर। यहाँ पर मैंने रेडियस ड्रॉ कर लिया, ये आपकी 3 सेंटीमीटर। और यहाँ पर आपको ये बोला गया है कि यहाँ पर आपके दो टेंजेंट्स हैं जो इंक्लाइन करते हैं एक एंगल पर, वो है आपका 60 डिग्री। और यहाँ पर आपको इस टेंजेंट की लेंथ बतानी है। मान लेते हैं इस वाले जो आपका टेंजेंट है इसकी लेंथ मान लेते हैं PA। तो फिर यहाँ पर से जो आपकी PA की लेंथ होगी वो आपको यहाँ पर फाइंड करनी है, यानी कि लेंथ ऑफ टेंजेंट ये आपको यहाँ पर फाइंड करना है। तो फिर यहाँ पर से अगर यहाँ पर बीच में से लाइन भेजी जाए तो फिर ये वाला एंगल आपका बाइसेक्ट हो जाएगा, ये वाला एंगल हो जाएगा आपका 30 डिग्री का। तो फिर यहाँ पर से ये एंगल होगा आपका 30 डिग्री का, यहाँ पर आप जानते हैं ये एंगल होता है आपका 90 डिग्री का। यहाँ पर आप पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके यहाँ पर आप इसकी लेंथ निकाल सकते हैं। ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा आपका बेस। तो फिर यहाँ पर से tan 30 डिग्री का यूज कर हम यहाँ पर थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा आपका बेस। तो फिर परपेंडिकुलर है आपका 3 सेंटीमीटर और बेस हो जाएगा आपका PA यानी कि टेंजेंट की लेंथ
tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3 इज इक्वल टू 3/PA। यहाँ पर से PA की आपकी लेंथ क्या आ जाएगी 3/√3 सेंटीमीटर। तो फिर यहाँ पर आपको लेंथ मिल गई इसकी, ये आ गई आपकी 3/√3 सेंटीमीटर। पर 12 करने जा रहे हैं। द एरिया ऑफ द सर्कल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्क्वायर ऑफ 6 सेंटीमीटर इज। यहाँ पर आपको एरिया बताना है सर्कल का जो इंस्क्राइब है एक स्क्वायर के अंदर। यहाँ पर सबसे पहले मैं स्क्वायर ड्रॉ कर लेता हूं। ये आपका हो जाएगा स्क्वायर। अब इसके अंदर है एक सर्कल। अब यहां पर आपको इस स्क्वायर की साइड गिवन है 6 सेंटीमीटर, चारों तरफ से ये 6 सेंटीमीटर होगी। अब यहां पर से जब ये 6 सेंटीमीटर है तो फिर ये जो आपका मिडल वाला पोर्शन है ये भी आपका 6 सेंटीमीटर होगा, और ये जो आपका मिडल वाला पोर्शन है ये आपका डायमीटर के इक्वल होगा इस सर्कल के। तो फिर डायमीटर आपको पता लग गई 6 सेंटीमीटर के इक्वल। यहां पर से आप रेडियस फाइंड कर सकते हैं। रेडियस होती है आपकी डायमीटर बाय 2 यानी कि 6/2 यानी कि 3 सेंटीमीटर। यहां पर से आपको रेडियस पता लग गई तो फिर यहां पर से आप एरिया का फॉर्मूला जानते हैं। एरिया ऑफ सर्कल ये होता है आपका πr², यानी कि पाई इंटू r² यानी कि 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर होता है आपका 9 और पाई का पाई, और एरिया है तो फिर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फिर यहाँ पर आपका जो ऑप्शन नंबर डी है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है द सम ऑफ द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड इज 6/√3 सेंटीमीटर एंड द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल इज 2/√3 सेंटीमीटर। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज। यहाँ पर आपको टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है यानी कि TSA। TSA होता है क्यूबॉइड का 2/LB प्लस BH प्लस में HL। यहाँ पर आपका L का मतलब है लेंथ, B का मतलब है ब्रेथ, H का मतलब है हाइट। तो फिर यहाँ पर से फर्स्ट कंडीशन में आपको सम गिवन था लेंथ ब्रेथ और हाइट का। लेंथ ब्रेथ और हाइट का जो आपका इसका सम है वो है आपका 6/√3। और यहाँ पर आपको ये गिवन है सेकंड कंडीशन में जो लेंथ है डायगोनल की वो है आपकी 2/√3 सेंटीमीटर, यानी कि आपकी जो लेंथ होती है डायगोनल की क्यूबॉइड की उसका आपका फॉर्मूला होता है √L² प्लस B² प्लस H²। ये आपका डायगोनल का फॉर्मूला होता है क्यूबॉइड का। ये आपका इक्वल है 2/√3 के। यहां पर से L² प्लस B² प्लस H² की वैल्यू क्या आ जाएगी। यहां पर अगर हम बोथ साइड स्क्वायर कर दें, इधर भी स्क्वायर कर दें इधर भी स्क्वायर कर दें, तो फिर स्क्वायर से रूट कट जाएगा और यहां पर ये हो जाएगा आपका 4 इंटू √3 का स्क्वायर 3 L² प्लस B² प्लस H² इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहां पर से ये जब आपका आ गया 12 सेंटीमीटर स्क्वायर तो फिर यहां पर से आप फॉर्मूला जानते हैं A प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का। ये होता है आपका A² प्लस B² प्लस C² प्लस 2AB प्लस BC प्लस CA। यहां पर से आपको इसकी वैल्यू पता है और आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, और यहां पर आपको A प्लस बी प्लस सी की वैल्यू यहां पर आपको पता है। तो फिर यहां पर से अगर हम इस पे बोथ साइड स्क्वायर कर दें तो फिर ये हो जाएगा आपका L² प्लस B² स्क्वायरिंग बोथ साइड। ये हो जाएगा आपका L² प्लस B² प्लस H² प्लस 2 इंटू LB प्लस BH प्लस में HL। ये आपका इसके स्क्वायर के बराबर होगा यानी कि 6/√3 के स्क्वायर के बराबर। अब यहां पर से आपको इसकी वैल्यू पता है, ये है आपका 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। 12 प्लस 2/LB प्लस BH प्लस में HL। 12 प्लस में 2 ब्रैकेट LB प्लस में BH प्लस में HL। यहां पर से ये इक्वल हो जाएगा 36
6 का स्क्वायर 36 और अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3, यानी कि 12 प्लस 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL। और जब यहाँ पर 36 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यह आ जाएगा आपका 108। यहाँ पर से आपकी इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 अंडर रूट LB प्लस BH प्लस में HL इज इक्वल टू 108 माइनस 12, यानी कि इसका आपका आंसर आ जाएगा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाली जो आपकी वैल्यू है ये आपकी TSA के बराबर है, तभी मैंने यहाँ पर 96 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर बोला। क्वेश्चन नंबर 14 करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड का। यहाँ पर आपको क्वेश्चन गिवन है, इफ द डिफरेंस ऑफ मोड एंड मीडियन ऑफ डेटा इज 24 देन डिफरेंस ऑफ मीडियन एंड मीन इज। यहाँ पर आपको डिफरेंस गिवन है मोड और मीडियन का, ये है आपका 24 के इक्वल, और यहाँ पर आपको डिफरेंस बताना है मीडियन और मीन का, इन दोनों का डिफरेंस बताना है। तो फिर यहाँ पर से अगर मैं मोड की वैल्यू निकालना चाहूँ, मोड की वैल्यू हो जाएगी आपकी 24 प्लस मीडियन। अब यहाँ पर से आप रिलेशन जानते हैं, जो आपकी वैल्यू होती है 3 मीडियन की, वो होती है आपकी मोड प्लस 2 मीन के बराबर। तो फिर यहाँ पर जो है आपकी 3 मीडियन की जो वैल्यू है वो हो जाएगी आपकी, मोड की वैल्यू को यहाँ पर से हम हटा देते हैं, इससे डिस्प्लेस कर देते हैं 24 प्लस मीडियन से प्लस 2 मीन। यहाँ पर से मीडियन को अगर हम इधर ले आएंगे, ये हो जाएगा आपका 2 मीडियन इज इक्वल टू, और ये हो जाएगा आपका 24 प्लस में 2 मीन। यहाँ पर से इस पूरी इक्वेशन को हम 2 से डिवाइड कर देते हैं, ये आ जाएगा आपका मीडियन इज इक्वल टू 12 प्लस मीन। यहाँ पर से मीन को अगर हम इधर ले आए, ये हो जाएगा आपका मीडियन माइनस में मीन इज इक्वल टू में 12। और यहाँ पर आपको क्वेश्चन में यही फाइंड करना था कि जो आपका मीडियन और मीन का जो डिफरेंस होगा वो आपका किसके इक्वल होगा, तो फिर ये आपका 12 के इक्वल होगा। क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे ये पूछा गया है, यहाँ पर आपको नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस बताने हैं मेड बाय अ सर्कुलर व्हील ऑफ रेडियस 0.25 मीटर इन रोलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 11 किलोमीटर इज। यहाँ पर आपको नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन बताना है, और यहाँ पर आपको एक सर्कुलर व्हील दे रखा है जिसका रेडियस है 0.25 मीटर इन रोलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 11 किलोमीटर। यहाँ पर आपको ये बताना है कि जब ये सर्कुलर व्हील जिसका रेडियस 0.25 मीटर है, ये ऐसा कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगा। डिस्टेंस तो आपको इसमें गिवन है 11 किलोमीटर, तो फिर यहाँ पर आपको ये बताना है कि ये कितने बार घूमेगा, जो ये डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर ले 11 किलोमीटर। तो फिर यहाँ पर से ये जो एक रिवॉल्यूशन लेगा, यानी कि ये कंप्लीट रिवॉल्यूशन लेगा, मान लेते हैं यहाँ पर से इसका कंप्लीट रिवॉल्यूशन घूम घूम के यहाँ पर हो जाता है और यहाँ पर ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता है, तो फिर ये अपना पाथ कितना ट्रैवल करेगा, अपना ये पाथ ट्रैवल करेगा इस सरकमफ्रेंस के बराबर। यानी कि जितना ये ऐसे करके चलेगा जमीन पर, वो अपने सरकमफ्रेंस के बराबर चलेगा, यानी कि जितना उसका ये सरफेस टच हो रहा होगा वो इसके सरकमफ्रेंस के बराबर होगा। तो फिर यहाँ पर से जो इसका सरकमफ्रेंस होगा, यानी कि सर्कल का जो आपका सरकमफ्रेंस होता है वो होता है 2πr, और ऐसे कितने सरकमफ्रेंस कवर करेगा, मान लेते हैं n बार ये रिवॉल्व करेगा, कितना डिस्टेंस कवर करने के लिए 11 किलोमीटर। बात आपको समझ में आ गई होगी, यानी कि कितनी बार ये घूमेगा 2πr के इक्वल, जिससे डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर ले 11 किलोमीटर। यानी कि अगर ये 10,000 बार घूमता है तो फिर ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगा, वो आपको यहाँ पर डिस्टेंस दे रखा है, और यहाँ पर आपको n की वैल्यू बतानी है, यानी कि ये कितनी बार घूमेगा जितना डिस्टेंस ट्रैवल कर ले। तो फिर यहाँ पर आपको n की वैल्यू बतानी है, 11 किलोमीटर है, इसको हम मीटर में चेंज कर लेते हैं, अपॉन 2πr, 2 इंटू 22/7 इंटू में r की वैल्यू आपकी 0.25
यहाँ पर से 2 से आपका ये कैंसिल हो जाएगा 500 बार में, और यहाँ पर से n इज इक्वल टू में 11 इंटू 500 अपॉन 22, ऊपर चले जाएगा आपका 7, और ये जो आपका 0.25 है इसको मैं 25/100 भी लिख सकता हूँ, और ये आ जाएगा आपका 1/4, 4 आपका ऊपर चले जाएगा, इसको इससे काट देते हैं एक बार में, और ये आ गया आपका 2 बार में, 2 से इसको कैंसिल कर देंगे, ये आ जाएगा आपका 250, यानी कि कुल मिला के आपका ये बन गया 250 इंटू 7 इंटू ये बच गया आपका 4। इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ जाएगा आपका 1000 इंटू 7, यानी कि 7000 रिवॉल्यूशन ये कवर करेगा, यानी कि 7000 बार ये जब घूमेगा तो ये 11 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पर आपको ये टेबल दे रखी है क्लास और फ्रीक्वेंसी की, और यहाँ पर आपको ये बोला गया है कि द सम ऑफ द लोअर लिमिट्स ऑफ द मीडियन एंड द मॉडल क्लास इज, यहाँ पर आपको सम बताना है जो लिमिट होगी, लोअर लिमिट मीडियन की और मॉडल क्लास की, वो यहाँ पर आपको ऐड करके बताना है कि उसका आंसर क्या आएगा। 15 आएगा, 25 आएगा, 30 आएगा या 35 आएगा। सबसे पहले मैं यहाँ पर लोअर लिमिट निकाल लेता हूँ मीडियन की। मीडियन की लोअर लिमिट निकालने के लिए मेरे को यहाँ पर सी एफ की जरूरत होगी। सी एफ कैसे निकलता है, इसको सबसे पहले यहाँ पर एज इट इज उतार देते हैं और फिर ऐड करते रहते हैं। 15 और 10 25, 25 और 12 37, 37 और 20 57, 57 और 9 66। अब यहाँ पर ये जो आपका लास्ट वाला नंबर होता है ये आपका n के इक्वल होता है, और यहाँ पर ये n की वैल्यू आ गई आपकी 66। अब यहाँ पर n/2 जब हम इसका करेंगे ये आ जाएगा आपका 33। अब आपको यहाँ पर 33 नंबर इसमें ढूंढना पड़ेगा कि 33 नंबर किसके अप्रोक्स आता है। यहाँ पर 37 के अप्रोक्स आता है, तो फिर यहाँ पर हम इस पूरे को सर्कल कर लेंगे, और यहाँ पर ये जो आपकी ये लिमिट दे रखी है 10 to 15, ये हो जाएगी आपकी लोअर लिमिट और ये हो जाएगी अपर लिमिट। लोअर लिमिट, तो फिर मीडियन क्लास की जो यहाँ पर मीडियन क्लास की जो आपकी लोअर लिमिट होगी वो क्या हो जाएगी 10। अब यहाँ पर आपको मॉडल क्लास की भी पूछी है, तो फिर यहाँ पर हम मॉडल क्लास निकाल लेते हैं। मॉडल क्लास आपकी इसमें से यहाँ पर आपको हाईएस्ट नंबर ढूंढना पड़ता है। हाईएस्ट नंबर यहाँ पर 20 है, आपको फ्रीक्वेंसी में हाईएस्ट नंबर ढूंढना होता है, ठीक है। और 20 को जब आप सर्कल करेंगे तो फिर एज इट इज जैसे मैंने आपको मीडियन बताया था ये हो जाएगा आपका लोअर लिमिट और ये हो जाएगा आपका अपर लिमिट, और यहाँ पर हमें लोअर लिमिट की जरूरत है, तो फिर यहाँ पर मॉडल क्लास का जो आपका लोअर लिमिट हो जाएगा वो हो जाएगा 15। अब आपको इन दोनों का सम बताना था, तो फिर ये क्या हो जाएगा आपका 25, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। सबसे पहले आपने यहाँ पर सी एफ का कॉलम बनाया, यहाँ पर से आपने एन की वैल्यू आपको यहाँ पर मिल गई 66 और n/2 हो जाएगा आपका 33। अब यहाँ पर 33 आपको देखना है कि इनमें से किसके अप्रोक्स आएगा, तो फिर ये 37 के अप्रोक्स आएगा। हमेशा इससे ज़्यादा नंबर लेते हैं, तो फिर बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे यहाँ पर मैंने 25 क्यों नहीं लिया, क्योंकि 25 इसको फुलफिल नहीं कर पाएगा, 37 इसको फुलफिल कर देगा, तभी मैंने यहाँ पर 37 लिया है। इसको जब आप सर्कल कर देंगे तो फिर ये आ जाएगा आपका लोअर लिमिट और ये हो जाएगी आपकी अपर लिमिट। अब यहाँ पर आपको मीडियन क्लास की जो लोअर लिमिट है वो हो गई आपकी 10, और अब आपको मॉडल क्लास का भी बताना था, क्वेश्चन में इन दोनों का सम बताना था, तो फिर यहाँ पर हमने मॉडल क्लास की वैल्यू निकाल ली। मॉडल क्लास की जो आपकी लोअर लिमिट की वैल्यू थी वो आ गई यहाँ पर से 15, यहाँ पर हाईएस्ट नंबर आपका 20 था, 20 को सर्कल करके यहाँ पर हमने 15 को बाहर निकाल लिया क्योंकि ये हो गया आपका लोअर लिमिट, तो फिर यहाँ पर से 15 और 10 हो गया आपका 25, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे ये कहा गया 2 डाइस आर रोल साइमल्टेनियसली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 6 विल कम अप एट लीस्ट वंस। यहाँ पर आपको ये प्रोबेबिलिटी बतानी है कि यहाँ पर आपके जब 2 डाइस रोल किए जाते हैं तो फिर यहाँ पर आपको ये प्रोबेबिलिटी बतानी है कि 6 जो है वो एक ना एक बार आए ही आए, यानी कि 6 एक से ज़्यादा बार भी आ सकता है पर एक बार तो आए, ठीक है। तो फिर यहाँ पर मैंने टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स बना लिया। ये होगा आपका 6 की पावर 2, यानी कि 36 आउटकम बनेंगे आपके यहाँ पर, और ये सारे आपका आउटकम्स हैं।
और ये है आपका 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6 और ऐसे ही आपके सारे के सारे। और यहाँ पर आपके लास्ट में 6,5 और 6,6। तो फिर यहाँ पर से आपको ये ढूंढना है कि 6 जो है वो एक ना एक बार आए। तो फिर यहाँ पर 6 जो है आपका यहाँ पर एक बार आ रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। यहाँ पर से आपके 6 हो गए। और यहाँ पर ये आप देख सकते हैं 7, 8, 9, 10, 11। तो फिर यहाँ पर आपके टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हो जाएंगे आपके ये सारे के सारे 36। और जो आपके पॉसिबल आउटकम्स होंगे वो कितने हो जाएंगे? 11, क्योंकि अभी हमने गिना 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो फिर यहाँ पर आपके एटलीस्ट एक बार 6 जो है वो 11 बार आ रहे हैं। तो फिर ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नंबर 18 में आपको ये गिवन है, इफ़ 5 tan बीटा इज इक्वल टू में 4, देन 5 sin बीटा माइनस में 2 cos बीटा अपॉन में 5 sin बीटा प्लस में 2 cos बीटा। तो फिर यहाँ पर आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले यहाँ पर ये जो आपका 5 tan बीटा है इज इक्वल टू में आपको 4 गिवन है। यहाँ पर से tan बीटा की आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 4/5। और यहाँ पर से tan बीटा की आपको यहाँ पर वैल्यू मिल गई है 4/5। तो फिर यहाँ पर से हम इसको यहाँ पर पुट कर सकते हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर आपको tan बीटा वाली टर्म कैसे आएगी। यहाँ पर ये हो जाएगा आपका sin बीटा माइनस 2 cos बीटा अपॉन में ये हो जाएगा आपका 5 sin बीटा प्लस 2 cos बीटा। अब इस पूरी इक्वेशन को हम cos बीटा से डिवाइड कर देते हैं और नीचे भी cos बीटा से डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि अगर हमने इसको जब डिवाइड करेंगे तो फिर यहाँ पर आपकी tan वाली टर्म आ जाएगी और यहाँ पर से cos कैंसिल हो जाएगा। और जब आप डिवाइड करेंगे तो फिर आपको बोथ साइड मतलब ऊपर नीचे दोनों साइड डिवाइड करना होगा, क्योंकि दोबारा से जब इसको काटेंगे तो फिर ये वापस से वही वाली टर्म बन जाएगी। अब यहाँ पर से ये हो जाएगा आपका 5 sin बीटा अपॉन cos बीटा। डिनोमिनेटर में कुछ भी होता है तो फिर उसमें दोनों ऊपर वाले का हक होता है। इसको भी एक cos बीटा मिलेगा, इसको भी एक cos बीटा मिलेगा। माइनस में 2 cos बीटा अपॉन cos बीटा और इसके अपॉन में 5 sin बीटा अपॉन cos बीटा प्लस में 2 cos बीटा अपॉन cos बीटा। अब यहाँ पर से इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर से sin बीटा अपॉन cos बीटा ये होता है आपका tan बीटा। tan बीटा ये आपका क्या होगा? sin बीटा अपॉन cos बीटा। तो फिर यहाँ पर से इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। तो फिर ये हो जाएगा आपका 5 tan बीटा माइनस में ये आ जाएगा आपका 2 अपॉन 5 tan बीटा प्लस में 2। अब यहाँ पर से tan बीटा की आपको वैल्यू पता है 4/5। तो फिर ये हो जाएगा आपका 5 इंटू 4/5 माइनस में 2 अपॉन 5 इंटू tan बीटा की वैल्यू 4/5 प्लस में 2। और ये 5 से 5 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल। ऊपर बच गया आपका 4 माइनस 2 और नीचे बच गया 4 प्लस 2। ऊपर हो गया आपका 2 बटे ये हो जाएगा आपका 6, यानी कि 1/3, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो फिर ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। स्टेटमेंट ए है आपकी, यानी कि असर्शन, इफ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 5780 एंड देयर HCF इज 17 देन देयर LCM इज 340। यहाँ पर आपको बोला गया है कि दो नंबर्स का यहाँ पर आपको प्रोडक्ट गिवन है। मान लेते हैं जो आपका फर्स्ट नंबर है वो है फर्स्ट और जो सेकंड नंबर है उसको मान लेते हैं सेकंड नंबर। ये है आपका 5780 और यहाँ पर आपको बोला गया कि इसका जो HCF है वो है आपका 17 के इक्वल और यहाँ पर आपको ये बोला गया है इसका जो LCM है वो है आपका 340 के इक्वल। अब यहाँ पर आपको रीज़न में ये बोला गया है कि HCF इज़ अ फैक्टर ऑफ LCM। यहाँ पर जो आपको ये बोला गया है कि HCF जो है LCM का फैक्टर होगा, बहुत सही बात है। और यहाँ पर आपको ये ध्यान से दिख रहा होगा कि यहाँ पर जो रीज़न है यहाँ पर असर्शन के बारे में कोई बात नहीं हो रही। तो फिर यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर बी है, बोथ असर्शन एंड रीजन्स आर ट्रू, दोनों ही बातें ट्रू हैं। HCF LCM का फैक्टर होता है, सही बात है। और यहाँ पर आपको ये भी सही गिवन है कि दो नंबर्स का प्रोडक्ट ये है, HCF ये है, LCM ये है। और यहाँ पर आपको रीज़न में गिवन है कि HCF LCM का फैक्टर है। तो फिर यहाँ पर दोनों ही बात ट्रू है।
यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर बी है, इसमें आपको ये बोला गया है assertion and reasons are true but reason is not correct explanation of assertion। दोनों ही बात ट्रू है, बट यहाँ पर जो आपका रीज़न है वो इसकी एक्सप्लेनेशन ढंग से नहीं कर पा रहा। असर्शन है आपका, यहाँ पर आपको दो साइड दे रखी है ए बी और ए सी, और यहाँ पर आपको बोला गया है कि जो ए बी का मिड पॉइंट है वो है आपका डी पॉइंट, और यहाँ पर आपको बोला गया ए सी का जो मिड पॉइंट है वो है आपका ई पॉइंट, और यहाँ पर आपको इसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है, ये है आपका 3,5, और यहाँ पर आपको इसके कोऑर्डिनेट गिवन है, ये है आपका -3,-3। अब यहाँ पर आपको बी सी की भी लेंथ गिवन है, ये आपके 20 यूनिट्स, और यहाँ पर आपको सेकंड में जो आपका रीज़न है वो यहाँ पर आपको ये बोला गया है कि जब आप लाइन ज्वाइन करते हैं मिड पॉइंट्स को, ये आपके मिड पॉइंट्स है ए सी और ए बी के, और जब इसको आप ज्वाइन करते हो तो फिर इसका जो डिस्टेंस है वो इसके हाफ है, यानी कि ये 20 यूनिट्स है तो फिर ये 10 यूनिट्स होगा। तो फिर यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, इसका डिस्टेंस निकाल सकते हैं। डिस्टेंस डी का जब हम डिस्टेंस निकालेंगे तो फिर ये आपका क्या हो जाएगा, √x1 - x2, यानी कि 3 + 3 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसका स्क्वायर प्लस में y2 - y1 का स्क्वायर, यानी कि 3 माइनस का 3, यानी कि 5 + 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 6 का स्क्वायर जो होगा आपका 36 प्लस ये होगा आपका 8 का स्क्वायर यानी कि 64। इन दोनों को ऐड करेंगे, ये आ जाएगा आपका 100 का अंडर रूट होता है आपका 10 यूनिट्स, तो फिर इसकी लेंथ आ गई आपकी 10 यूनिट्स। तो फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं जो यहाँ पर हमें रीज़न में बताया गया था कि बी सी की जो आपकी लेंथ है ये 20 यूनिट्स है, तो फिर डी की जो आपकी लेंथ होगी वो 10 यूनिट्स होगी, यानी कि इसके हाफ होगी। तो फिर यहाँ पर हमारा रीज़न भी करेक्ट है, असर्शन भी करेक्ट है, और रीज़न इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है। तो फिर यहाँ पर आपका जो ए होगा, बोथ असर्शन एंड रीजन्स आर ट्रू एंड रीज़न इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो फिर इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी टॉपिक के साथ, तब तक ले जय हिंद जय भारत।